गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले तो कल सरस्वती पूजा था, तो इसीलिए हम लोग वीडियो में डाले नहीं, क्योंकि सरस्वती माता का कल पूजा का दिन है, तो हम कैसे डालेंगे। तो आज भी उन्हीं को याद करते हुए, ठीक है, उन्हीं को याद करते हुए हम लोग फिर आज से नया इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर जो है हिस्ट्री का चैप्टर 11, राइस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 11, चैप्टर 10 अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया हो, ये इसीलिए कि क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि ये हो सके तो उस चैप्टर को इसमें हटा ही देंगे, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। और ये सारा चैप्टर जो है आपको 9-10 में पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ये सब चैप्टर को लेके चल रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। राइस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है और नेशनलिज्म क्या है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट तो देखते हैं कि बुक का अकॉर्डिंग ही क्या लिखता है, ठीक है। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ इंडिया में, 1857 का रिवोल्ट सिपोई म्यूटिनी कहते हैं, है ना, और ग्रेट रिविलियन कहते हैं, बहुत सारा इसका नाम दिया है 1857 का जो रिवोल्ट को। तो 1857 का रिवोल्ट ने एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लाया इंडियंस में, ठीक है। और बेसिकली इंग्लिश एडुकेटेड लोग जो है, इन लोगों में ज़्यादा ही इसका जो असर दिखाई दिया, और ये लोगों में ज़्यादा ही पॉलिटिकल अवेयरनेस इन लोगों में ज़्यादा ही दिखाई दिया। तो इंग्लिश एडुकेटेड बोलने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लिखता है बुक, ठीक है। इंग्लिश एडुकेटेड लोगों में ही इस तरह का अवेयरनेस आएगा, बाकी का उसमें नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो भी हो, तो इंग्लिश का भूत चढ़ा हुआ है तो हर जगह इंग्लिश इंग्लिश कर ही देते, कोई बात नहीं। बात इतना याद रखो कि 1857 का जो रिवोल्ट जो है, इसके कारण इंडियंस में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आया कि हाँ, हम लोगों का भी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होना जरूरी है, ब्रिटिश का रूल में हम लोगों को अब रहना नहीं चाहिए। इस तरह का कॉन्शियसनेस, इस तरह का अवेयरनेस जो है लोगों में आया, ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म टॉपिक है, तो इस तरह का अवेयरनेस आया तो लोग सोच लगे नेशनलिज्म के बारे में। तो नेशनलिज्म क्या होता है, तो इस पॉइंट को देखो, नेशनलिज्म है तो कुछ नहीं, ये किसी बर्ड का नाम नहीं है। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ लव है, ये लव, फीलिंग ऑफ लव है नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ लव। लड़का का लड़की के प्रति लव, लड़की का लड़का के प्रति लव, इस तरह का लव नहीं है ये फीलिंग ऑफ लव है अपने देश के प्रति, देश प्रेम जिसको कहते हैं, ठीक है। और प्राइड जो है, गर्व है ये, ठीक है, अपना देश के प्रति, ठीक है। ये नहीं कि हम यदुवंशी है, हम राजपूताना है, ठीक है, इस तरह का गर्व नहीं, अपना देश के प्रति प्राइडनेस एंड फीलिंग ऑफ वननेस। हम सब भारतीय एक है, चाहे कश्मीर में रहे, चाहे कन्याकुमारी में, चाहे अरुणाचल में रहे, चाहे गुजरात में रहे, हम सब भारतीय है, हम एक है। इस तरह का जो फीलिंग जो होता है देश के प्रति, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म का फीलिंग। इसलिए तो कभी कभी होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, तो इंडियन कोई वहाँ पर अगर कोई इंडियन सिपाही मर जाते हैं, तो हम लोगों का ब्लड यहाँ उबलने लगता है, हम लोग यहाँ से चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग चिल्लाने लगते कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरह से। मतलब जोश कहाँ से आता है, तो ये है कि हमारा फीलिंग जो है अपना देश के प्रति जो है लव है, प्राइड है, फीलिंग ऑफ वननेस है, चाहे कश्मीरी हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे अरुणाचली हो, ठीक है, हम सब एक है, हम भारतीय। इस तरह का फीलिंग जो है, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। ओके, तो नेशनलिज्म का फीलिंग भी आने लगे इंडियंस में, ठीक है। तो नेशनलिज्म का फीलिंग्स जनरली इंडिया में सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी से आने लगा है। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कहने का मतलब 19th सेंचुरी बिगिन होता है 1801 से, ठीक है। तो 1801 से 1850 तक ये फर्स्ट हाफ हो गया, ठीक है। और 1851 से लेकर के 1900 तक ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है। दैट मीन्स 1851 से इधर, 1851 से लेकर के तो जितना भी इधर है, यहाँ पर इंडिया में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो क्रिएट हुआ इंडियंस में, क्यों हुआ, 1851 के बाद ही हुआ ना आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 भी। उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बहुत सारा इस तरह का रिवोल्ट वगैरह हुआ।
ओके। तो अर्ली रिवोल्ट इन इंडिया, तो इसी तरह से देखो अर्ली रिवोल्ट इन इंडिया, तो इंडिया में 1857 का रिवोल्ट का बाद भी बहुत सारा रिवोल्ट हुआ, किंतु वो सारा रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया। तो सप्रेस किया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं था कि सप्रेस तो किया, फिर भी ये सारा रिवोल्ट के कारण हम लोगों में एक कॉन्फिडेंट आया, इसने हम लोगों को एनकरेज किया कि ब्रिटिश का रूल का अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिया। ठीक है, तो इसी तरह से सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, तभी सोसाइटी में भी बहुत सारा सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर जो है ये लोगों ने ग्लोरीफाई किए, रीडिस्कवर किए हम लोगों का पास्ट इंडिया का। दैट मीन्स यहाँ पर आजकल अक्सर आते हैं ना, एक तो है नेहाजी, है नेहाजी का गाना आप लोगों ने सुने होंगे, बिहार में काबा, बिहार में काबा, गाना सुने हैं कि नहीं। तो फिर मैथिली उधर से बोलते हैं कि बिहार में इबा, बिहार में उबा, कहते कि नहीं बहुत सारा चीज। दैट मीन्स हाई ग्लोरीफाई कर। इसी तरह से इंडिया का जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स वगैरह जो है ये लोगों ने ग्लोरीफाई करने का काम किए कि इंडिया में क्या नहीं है, इंडिया में क्या नहीं था। ठीक है, तो हमारा पास्ट को, गोल्डन बॉड को ग्लोरीफाई करने का काम किया, लोगों में एक एनकरेजमेंट करने का काम किया लोगों को। इसी तरह से राइटर्स हुआ, पोएट्स होगा, ये लोगों ने भी पैट्रियोटिक राइटिंग्स वगैरह लिखे। ठीक है, देश प्रेम का बारे में राइटिंग्स वगैरह लिखे, और इसके जरिए नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म का जो पाठ जो है लोगों को सिखाने का कोशिश किए। तो इस तरह से भी नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में स्प्रेड होता है। और डिसकंटेंट अमोंग इंडियंस, इसके साथ साथ ब्रिटिश का कुछ पॉलिसी वगैरह जो था, जैसे कि बहुत ही भद्दा पॉलिसी, जैसे कि हाई टैक्सेस वगैरह इम्पोज करना पेजेंट्स को। दैट मीन्स ऐसे ही जो किसान जो है ऐसे ही मर रहे, और उन पर बहुत ही हैवी टैक्स, हाई टैक्स इम्पोज करते थे, तो किसान तो नाराज होगा ही। और साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी तो होता था, डिस्क्रिमिनेशन, व्हाइट और ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन तो वो लोग करते ही थे। इवन गांधी जी को नहीं छोड़े, गांधी जी को जब फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट लेकर के सफर कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, वहां से उनको उतार दिया, वहां से हटा दिया। तो हम लोग तो किस खेत का मूली है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था वहां पर। ठीक है, दैट मीन्स ब्रिटिश लोग डिस्क्रिमिनेशन तो करते ही थे, ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन। वो लोग का पढ़ने का स्कूल भी अलग, वो लोग का चलने का रोड भी अलग। ठीक है, वो लोग सफर करते हैं तो वो लोग के लिए अलग सही बगी होना चाहिए। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही। देखने में गोरा चमड़ा, कितना सुंदर चमड़ा होता है, गोरा चमड़ा है कि नहीं, किंतु वो लोगों के पास इतना घिनौना चरित्र था। तो हम लोग तो उनका कंपैरिजन में काले हैं ना, तो काले हैं तो, किंतु क्या हुआ, तो दिल वाले तो है इंडियंस। तो यही चीज था कि डिस्क्रिमिनेशन था और एक्सप्लॉइटेशन था हमारा ही रॉ मटेरियल का, हमारा ही रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉइटेशन था। साथ साथ फेमिन भी हुआ यहाँ पर, कि इतना एक्सप्लॉइट किया हमारा रॉ मटेरियल का कि यहाँ पर अकाल भी आया। दैट मीन्स यहाँ पर खाने के लिए लोगों का पास अनाज नहीं रहा, तो लोग खुश कैसे रहेंगे, लोगों में डिसकंटेनमेंट होने लगे, लोग यहाँ नाराज हुए। इसके कारण में ब्रिटिश का अगेंस्ट में लोग यूनाइटेड होने लगे। दैट मीन्स नेशनलिज्म का फीलिंग यहाँ पर क्रिएट होने लगे। और इसी तरह से यूनिफिकेशन टॉपिक को देखिएगा, तो ब्रिटिश लोगों ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था यूनिफॉर्म था, सबके लिए सेम था। ठीक है, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया। और ब्रिटिश द्वारा जनरली इंडिया में इंडस्ट्री तो डेवलप किए नहीं, फिर भी कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री का नाम में सो कॉल्ड मॉडर्न इंडस्ट्री लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सभी क्लास का, इंडियन सोसाइटी में ऐसे तो कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम में यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन था ही, तो सभी क्लास का लोग यहाँ पर, छोटा जात हो बड़े जात हो, सभी साथ साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। ये साथ साथ काम किए, तो इसके कारण क्या हुआ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी धीरे धीरे वीक होने लगे। दैट मीन्स इसको लोग कम फॉलो करने लगे। और रीजनल डिफरेंसेस वगैरह भी, दैट मीन्स तुम बिहारी हो, तुम बंगाली हो, तुम मद्रासी हो, तो इस तरह का फीलिंग वगैरह, रीजनल डिफरेंसेस का फीलिंग वगैरह भी धीरे धीरे करके कम होने लगे। दैट मीन्स लोगों में यहाँ पर एकता आने लगा।
और इसी तरह से रेलवे का जैसे इंट्रोडक्शन करते हैं ब्रिटिशर्स, तो रेलवे का इंट्रोडक्शन करने के कारण, रेलवे जैसे इंट्रोडक्शन किए तो लोग लंबे लंबे सफ़र करने लगे रेलवे के जरिए। और रेलवे से जब ट्रैवल कर रहे तो वहाँ पर कोई भी आकर के बैठ रहा है, वो छोटा जात भी हो सकता है, बड़े जात भी हो सकता है। धीरे धीरे इसके कारण भी इंडिया में जो कास्ट सिस्टम जो पल रहा था, कास्ट सिस्टम को लोग बहुत ही सख्त तरीके से यहाँ पर पालन करते थे, ये भी धीरे धीरे करके कमज़ोर बनने लगे। और साथ साथ लोग जब लंबा सफ़र करते हैं तो ट्रेन में थक जाते हैं, तो कोई हम सफ़र मिले तो उनका साथ बात करे, उनका विचारों को हम सुने, हमारा विचार वो सुने, तो एक आपस में यहाँ पर आइडियाज़ वगैरह भी एक्सचेंज होने का काम हुआ। तो लोगों ने एक आपस में बात की होंगी कि ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, वो भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, आपस में यहाँ पर आइडियाज़ का एक्सचेंज भी हुआ। तो इसके ज़रिए भी इंडियंस लोगों को यूनिफाई करने का काम किया। इसी का साथ साथ नेशनल प्रेस एंड लिटरेचर, जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में हो, ठीक है, और इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर होंगे। तो इन लोगों का मेन फोकस था, ये न्यूज़पेपर का फोकस था कि इंडिया को यूनाइट करना, इंडिया को फ्री कराना, ठीक है। तो इसी तरह से ये लोगों ने अवेयरनेस का जो पाठ जो है स्प्रेड करने की कोशिश किए लोगों में, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हुआ, मोहम्मद इकबाल हुआ, और इसी तरह से आपका सुब्रमण्य भारती, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा राइटर्स वगैरह जो थे, ये लोगों ने लोगों में नेशनलिज्म का सेंस, नेशनलिज्म का फीलिंग इनकलकेट करने का काम किया, लोगों में देश प्रेम भरने का काम किया। तो गवर्नमेंट भी इसमें चुप कैसे बैठेंगे, ब्रिटिशर्स लोग थे ही वो लोग तो बहुत ही कमीना, तो वो लोगों ने भी इसीलिए बहुत सारा इस तरह का न्यूज़पेपर वगैरह को बैन कराने का कोशिश किए, किंतु जहाँ चाह वहाँ रहा। तो लोगों ने अगर सोच ही लिया है कि ब्रिटिश को भगाना है, तो यहाँ पर लोगों को जो है कि रोक कैसे सकते थे ब्रिटिशर्स। तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते ही गए। और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का बात करेंगे तो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स लोगों द्वारा ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसके जरिए कुछ अच्छा जैसे कि हम लोग को मिला है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वलिटी क्या है, इसका बारे में हम लोग को नॉलेज हुआ। फ्रेंच रिवोल्यूशन का बारे में हम लोग ने जानी, अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में जाने। और फ्रेंच रिवोल्यूशन का अगर बात करेंगे तो क्लास 9 में हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन का बारे में। वहां पर राजा को ही एब्डिकेट किए थे लोगों ने। उस समय राजा को जो है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था और मोनार्क को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। वो लोग खुद भी कहते थे हम तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का उत्तराधिकारी है, भगवान ने हमको भेजे, पुत्र भेजेगा भगवान ने उसको, जो भी हो। तो यहाँ पर फ्रांस से वहां पर शुरू हुआ था। तो डेमोक्रेसी का पार्ट जनरली फ्रांस से शुरू होता है पूरा यूरोप में और पूरा एशिया में। तो यहाँ पर राजाओं को अपना पद से राजा को हटाने का काम किया फ्रांस में। तो यहाँ से भी लोगों को एक एनकरेजमेंट मिलते हैं कि ये तो विदेशी है, कुछ आपका हैंडफुल फॉरेनर्स इंडिया में आकर के हम पर रूल कर रहा है। फ्रांस में तो जो एग्जिस्टिंग वहीं का जो मोनार्कियल गवर्नमेंट जो उस को तक वहाँ पर नहीं छोड़ा, उसको तक हटा दिया। तो हम लोग यहाँ पर हैंडफुल जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आ रहे हैं उसको हटाने में क्या है। तो इसी तरह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट का वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता ही था। वाइट लोग वहाँ पर ब्लैक को छोड़ते ही नहीं थे। तो ब्लैक से पता नहीं क्या लगा हुआ है कि जैसे इंडिया में भी देखेंगे काला बिल्ली कट दिया तो हो गया दिन खराब। तो इस तरह का लोग मेंटेलिटी है। तो काला पता नहीं काला में क्या लगा है, जबकि मैं तो कहता हूँ काला ही तो होता है दिल वाला, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में वहाँ पर ब्लैक का अगेंस्ट में बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। आप लोगों ने एक सॉन्ग भी सुने होंगे बॉब मार्ले का, बुफेलो सोल्जर इन द हार्ट ऑफ अमेरिका, स्टोलन फ्रॉम अफ्रीका, ब्रॉट टू अमेरिका। ये बॉब मार्ले का एक सॉन्ग है, ठीक है। जनरली ये डेडिकेटेड है इसी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता था ब्लैक का अगेंस्ट में वहाँ पर, ठीक है। और तो इसी के अगेंस्ट भी वहाँ पर एक गाना बनाया गया था उस समय, आप सुन सकते हो यूट्यूब में, बॉब मार्ले का ये सॉन्ग है, ठीक है।
तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक के अगेंस्ट में। तो बाद में जाकर के जो वो सब से भी वो लोगों को भी स्लैब सिस्टम से भी मुक्ति मिला, और साथ साथ इंग्लिश लोगों का वहाँ पर भी कॉलोनी था, जैसे इंडिया में इंग्लिश लोगों का कॉलोनी था, इंडिया को रूल करके रखे थे, वहाँ पर भी था। तो वो लोगों से भी उनको फ्रीडम मिला, तो इससे भी हम लोग का एनकरेजमेंट मिला। तो हम लोग भी ह्यूमन राइट का बारे में क्वेश्चन करने लगे ब्रिटिशर से। और इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, इसके कारण हम लोगों को इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है कि कम्युनिकेट करने में बहुत सारा आसान हुआ। जैसे कि आप तमिलनाडु जाएंगे, तमिल तो आप जानते नहीं है, तमिल यहाँ पर आएंगे तमिल लोग, तो बहुत सारे तमिल लोग यहाँ यहाँ का हिंदी जानते नहीं, तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है। किंतु इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन के कारण लगभग क्या होता है कि आप किसी भी इंडिया का पार्ट में जाएंगे तो कोई ना कोई तो इंग्लिश बोलने वाला लोग तो मिल ही जाता है, तो कम्युनिकेशन में यहाँ पर ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए भी इंग्लिश लैंग्वेज जो इंट्रोडक्शन किया, इसके कारण भी लोगों में जो आइडियाज का एक्सचेंज जो है ये बहुत इजी रहा। और इसके कारण यहाँ पर कि नेशनलिज्म का फीलिंग जो है, देश के प्रति जो लव है, देश के प्रति प्राइड है, गर्व है, देश के प्रति फीलिंग ऑफ वननेस जो है, तो एकता का जो भावना है ये क्रिएट करने में ये हेल्प किया। ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेजेस का बात करेंगे तो इंडिया में तो 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज इंडिया में, सिर्फ इंडिया में बोला जाता है 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक कहानी एक आपको बता दूं कि लैंग्वेज के कारण क्या क्या परेशानी होते। तो एक बार दो व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ठीक है, दो व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा दूसरे को कि खैनी बा। ठीक है, खैनी बा, तो आप तो जानते हो बिहार में खैनी खाता है, खैनी बा, तो उनका पूछना था कि खैनी है कि नहीं। ठीक है, और वो एक दूसरा व्यक्ति जो था वो दूसरा स्टेट से बिलोंग करता था, तो उनका लैंग्वेज में खैनी बा का मतलब होता है कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो उसने देर बता दिया कि हम दिल्ली जा रहा है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ से पूछे कि खैनी बा, तो फिर वो बोलते हैं कि हम दिल्ली जा रहा है। ठीक है, फिर ये पूछते कि खैनी बा, बेचारा को हुआ कि बहुत सारा खैनी का खाने का बहुत सारा पड़ा होगा शौक कभी खाने के लिए। ठीक है, तो वो बोलते हैं फिर से कि हम दिल्ली जा रहा है। तो बार बार पूछता है, उसका गुस्सा उठ गया, आकर के पीट दिया। वो पूछे कि क्यों पीटा, तो बोलते कि बार बार हम बोल रहे कि दिल्ली जा रहा है, बार बार क्यों पूछते हो। ठीक है, तो बाद में जाकर के दोनों को समझ आया कि अच्छा खैनी बा का मतलब उनका लैंग्वेज में ये होता है। तीसरा व्यक्ति ने उन लोगों को समझा दिया, फिर जो वहाँ पर बैठे थे उनको समझ में आता था। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम वगैरह होता ही है, ऐसा बहुत सारा लैंग्वेज में। आप लोग भी जब इंडिया घूमने निकलोगे, इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में, तो इस तरह का बहुत सारा ये जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वगैरह में फेस करना पड़ता है। तो आज के लिए ये इतना ही। ठीक है, फिर कल जो पेंडिंग इसका पार्ट जो है फिर कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, कल पढ़ेंगे फिर। ठीक है, आज तो पार्टी शुरू है, फिर कल बाकी है ना। चलो, गुड इवनिंग बच्चों। सो हम लोग आज पढ़ेंगे राइस ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 2। तो यहाँ पर हम लोग अदर फैक्टर पर डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स नेशनलिज्म, जिसका मतलब है फीलिंग ऑफ वननेस और फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री। तो इस तरह का फीलिंग को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वाइस रॉय लॉर्ड लिटन जो है, इन्होंने भी जो इनका जो पॉलिसी था, ये पॉलिसी के कारण भी आग में घी डालने का काम किया, आग में तेल डालने का काम किया, कहते ना। तो ऐसा ही काम किया कि इंडियंस लोग पहले से ही डिसअपॉइंटेड थे ही ब्रिटिशर से, और फिर से ये वाइस रॉय लॉर्ड लिटन का जो पॉलिसी था, तो जो पॉलिसी था कि जितना भी ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स वगैरह इंडिया में आते थे उससे टैक्स वगैरह रिमूव करवा दिए थे। तो जितना भी ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स वगैरह इंडियन मार्केट में आते थे उसका पूरी तरह से टैक्स को रिमूव कर दिए, ताकि ब्रिटेन में बना हुआ प्रोडक्ट जो है इंडियन मार्केट पर इजीली सेल हो सके, इंडियन मार्केट कैप्चर कर सके। तो ये पॉलिसी के कारण भी इंडियंस लोग यहाँ पर नाराज हुए, क्योंकि इंडियन जो प्रोड्यूसर थे, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट जो था, इन लोगों को इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। और दूसरा इसका इफेक्ट ये भी था कि इंडियंस लोग जो है, इंडियंस लोगों को अपना प्रोडक्ट को जब भी इंग्लैंड का मार्केट में शेयर होता था तो उस पर बहुत टैक्स लगाता था। तो ये तो जो नीति जो है, पॉलिसी जो है, अच्छा नहीं न हुआ कि उन लोगों का प्रोडक्ट जो है इजीली इंडियन मार्केट
में बिना टैक्स का सेल हो और हमारा प्रोडक्ट जो है इंग्लैंड का मार्केट में जाएंगे तो हैवी टैक्स लगाया जाएगा। तो इंडियंस लोग यहाँ पर नाखुश थे, डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है। और इसी तरह से इंडियंस लोगों को ये लोगों ने मजबूर भी किया कि अफगानिस्तान में ये लोग ने लड़ाई लड़े। अफगानिस्तान में हम लोग ने शायद चैप्टर 3 या 2 कहीं पढ़े हैं हिस्ट्री में, ठीक है। वहाँ पर रशियन इन्वेशन का डर से ये लोगों ने अफगानिस्तान को भी अपना कंट्रोल में लाना चाहते थे। तो अफगानिस्तान में ये लोग ने लड़ाई लड़े और लड़ाई का जो खर्च जो है किनको भुगतना पड़ा, हम लोगों को भुगतना पड़ेंगे। दैट मीन्स मलाई चाटेंगे वो लोग, खाएंगे वो लोग और भुगतेंगे हम लोग यहाँ पर परेशानी। तो यही चीज़ था, इंडियंस लोग नाराज थे। ये भी एक पॉलिसी था कि ब्रिटिश का अगेंस्ट में एंटी ब्रिटिश फीलिंग इंडियंस लोगों में क्रिएट होने का। और इसी तरह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में प्रेस सेंसरशिप लगा दिया। प्रेस सेंसरशिप कहने का मतलब जितना भी इंडियन न्यूज़पेपर जो है वो न्यूज़पेपर कभी भी ब्रिटिश का अगेंस्ट में कोई भी न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकते। ब्रिटिश के अगेंस्ट में कहने का मतलब ब्रिटिश कोई भी गलत काम करते रहे किंतु वो न्यूज़ में नहीं आना चाहिए। उस न्यूज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट एजेंसी पहले चेक करेंगे थॉरोली, क्या ब्रिटिश के अगेंस्ट में तो कुछ लिखा नहीं है। अगर ऐसा लिखा है तो उसको हटा दिया जाता है। तो प्रेस सेंसरशिप में यही होता है। जबकि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं ये मीडिया को, तो मीडिया का तो यहाँ पर आज़ादी होना चाहिए किंतु मीडिया को ही यहाँ पर आज़ादी छीना गया। यही चीज़ अभी भी आप चाइना का बारे में देख सकते हो। चाइना का बारे में बहुत सारा, चाइना का अंदर में बहुत सारा इस तरह का एक्टिविटी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारा इस तरह का काम करते हैं कि जो पब्लिक को सप्रेस करने का काम करते हैं किंतु वो न्यूज़ में नहीं आता है क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप अभी तक भी इस तरह से चल ही रहा है। ओके और आर्म्स एक्ट 1878 में इस तरह से दो पॉपुलर एक्ट पास हुआ, पॉपुलर नहीं कहेंगे अनपॉपुलर, ठीक है। जैसे कि आर्म्स एक्ट भी हुआ। तो आर्म्स एक्ट जो है ये एक्ट जो है इंडियन को फॉरवर्ड करता है, इंडियन को मना करते हैं कोई भी वेपन या तो आर्म्स रखने से, ठीक है। इंडियंस का अलाउ नहीं करते किंतु इसका जस्ट अपोजिट अगर वो ब्रिटिश होगा तो वो रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो प्रेजेंट डे में भी आर्म्स रखना इंडिया में उतना आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारा एक लंबा सा एक लीगल वो लेकर के हम लोग को चलना पड़ता है। सबको लाइसेंस नहीं मिलता है आसानी से, ठीक है। किंतु उस समय भी ये चीज़ था कि इंडियंस है तो आर्म्स या तो वेपन्स रखने का अलाउ नहीं था और वही चीज़ फिर अलाउ था ब्रिटिश को, तो ठीक है। तो इंडियंस लोग इससे भी नाराज हुए, खुश तो कैसे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिसी हो गया, ठीक है, पक्षपात हो रहा है। और इसी तरह से एल्बर्ट बिल 1883, तो ये बिल जो है ये गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन का टाइम में लाया था। ये अच्छा था। इसमें अच्छा ही क्या था कि अगर कोई भी यूरोपियन कोई भी क्राइम करता है इंडिया में तो उस समय होता क्या था कि उसको जो उस केस को डील करने वाले जो जज होंगे वो यूरोपियन ही होता था, ठीक है। तो उस केसेस में अगर आप ही एज्यूम करो कोई भी एक यूरोपियन कोई क्राइम करता है और उसका केस को डील करने वाला सिर्फ यूरोपियन जज ही हो सकता है, तो वो तो कैसे भी हो अपना आदमी है तो बचाने का कोशिश करेगा, उनको इनोसेंट डिक्लेयर करने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो किंतु ये एल्बर्ट बिल 1883 में ये लिखा गया था कि अगर कोई भी यूरोपियन क्राइम करता है इंडिया में तो इंडियन जज को, ठीक है, इंडियन जज को उस केसेस को डील करने का जो परमिशन दिया गया था, ठीक है। तो परमिशन दिया गया अच्छा था इंडियंस के लिए ताकि अगर वो गलत करता है तो उसके लिए सजाएं सुनाएंगे। किंतु इस बिल को बहुत सारी यूरोपियन ने इतना विरोध किया, इतना अपोज किया कि उस बिल को ही विड्रॉ करना पड़ा। तो विड्रॉ कर दिया गवर्नमेंट ने, तो विड्रॉ कर दिया तो इंडियंस लोग नाराज हो गए, तो एंटी ब्रिटिश फीलिंग यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिश का अगेंस्ट में जो फीलिंग यहाँ पर क्रिएट कर रहा है ब्रिटिश का करतूत के कारण, यही इंडियंस लोगों में एक नेशनलिज्म दैट मीन्स देश प्रेम का
का एक भावना क्रिएट करने का कोशिश किया और हेल्प किया। और इसी तरह से ऑर्ली एसोसिएशन जो है इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने से पहले भी बहुत सारा ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इंडिया में फॉर्म हुआ है, जैसे कि द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में सेटअप हुआ, ठीक है। और 1852 में बम्बई एसोसिएशन, 1852 में ही मैड्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने से पहले भी बहुत सारा ऐसा पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह इंडिया में सेटअप हुआ, और वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस का जो मेन काम था पिटिशन करना, दैट मीन्स गवर्नमेंट को प्रेयर करना, एक दरखास्त चढ़ाना गवर्नमेंट को कि टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सुधार लाए, ठीक है, कुछ सुधार लाया जाए, टैक्स में कुछ रिडक्शन हो, ठीक है, और इंडियंस लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रोमिनेंट प्लेस दिया जाएगा, प्रोमिनेंट प्लेस दे, अच्छा प्लेस दे, इंडियंस लोगों को भी अच्छा पोस्ट दे। तो इस तरह का डिमांड वगैरह ये लोग रखते थे, ये जितना भी अर्ली एसोसिएशंस वगैरह था। किंतु ये लोगों का ये जो पिटिशन रखने का तरीका जो होगा, लड़ाई लड़ने का तरीका में कुछ ऐसा दम नहीं था, तो इसीलिए इन लोगों का पिटिशन को कभी भी ब्रिटिश ने देखे भी नहीं और इसको इग्नोर ही करते चले, ठीक है। तो इसीलिए बाद में आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पर आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग कल ये डिस्कस किए थे कि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसका एग्जिस्टेंस प्रेजेंट में भी है, उसका फॉर्मेशन से पहले भी बहुत सारा पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह इंडिया में फॉर्म हुआ, जैसे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में ही फॉर्म हुआ, बम्बई एसोसिएशन 1852 में, मैड्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। तो इस तरह से बहुत सारा इस तरह का पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह फॉर्म हुआ था, किंतु ये सभी जनरली एक रीजनल लेवल में, एक स्पेसिफिक एरिया में ही लिमिटेड रहा। और ये सारा एसोसिएशन जो फॉर्म किया था, इसका जो एम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशन सेंड करना, दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेयर करना, रिक्वेस्ट करना कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म लाए, कुछ सुधार लाए, टैक्स में कुछ रिड्यूस करे और इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रोमिनेंट प्लेस दिया जाए। तो ये डिमांड वगैरह ये लोग रखते थे। हाउएवर देयर पिटिशन वर नेवर लुक्ड, जैसे कि इन लोगों ने जो भी पिटिशन किए, फिर भी हुआ क्या कि इन लोगों का पिटिशन को कभी भी ब्रिटिश ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर ही करते चले गए। तो इसीलिए इंडियंस लोग यहाँ फील कर रहे थे कि ऑल इंडिया लेवल का एक ऐसा पॉलिटिकल एसोसिएशन होना चाहिए जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो, और ब्रिटिश को जब भी ब्रिटिश के सामने में अपना डिमांड वगैरह रखेंगे तो वो डिमांड को वो लोग जो है कि इग्नोर ना करें। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ही एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया का फ्रीडम के लिए क्रेडिट इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इस पर हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही इंडिया का इंडिपेंडेंस का क्रेडिट जाता, कहना तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी जो है, गांधी जी भी अगर कहेंगे तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी दोनों ही कुछ अलग अलग ही चीज़ें, ठीक है ना। गांधी जी अलग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है, और गांधी जी जो चाहते थे कि वो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इंडिपेंडेंस का बात, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं भी रहना चाहिए, तो उनका तो कहना भी इस तरह का था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, तो इसका जो फाउंडेशन में तो हम लोग थोड़ा देखते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है
ये वेस्ट बंगाल से थे। तो ऐसे भी कहते हैं ना कि बंगाली लोग जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो उस समय यही कहा जाता था, व्हाट इंडिया थिंग्स टुमारो बंगाल थिंग्स टुडे। दैट मीन्स बंगाल भी इंडिया में ही है। फिर भी ऐसा कहा जाता था कि जो इंडियंस लोग जो काल सोचेंगे वही जो इंडिया में रहने वाले बंगाली जो है वो आज ही सोच लेंगे। दैट मीन्स वो लोग बहुत ही फार साइटेड होते। कहने का मतलब वो लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते थे। चाहे रविंद्रनाथ टैगोर का बात करें, चाहे आपका सुभाष चंद्र बोस का बात करें, चाहे सत्येंद्र नाथ टैगोर का बात करें, चाहे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का बात करें, चाहे उमेश चंद्र बैनर्जी का बात करें, सभी तो बंगाली थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे ये एक बंगाली थे। और ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है इंडियन सिविल सर्विस को क्रैक करने वाले, पास करने वाले सेकेंड इंडियन है। तो इनसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर जो बंगाल से ही थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन है जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने वाले। इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम कहने का मतलब जैसे कि प्रेजेंट डे में यूपीएससी कंडक्ट कराता है ना एग्जाम, उसी तरह से उस समय इंडियन सिविल सर्विस कहता था। और इसका एग्ज़ाम यहाँ नहीं होता था, एग्ज़ाम होता था इंग्लैंड में। और बहुत ही टफ था उस समय वो एग्ज़ाम पास करना, और टोटली इंग्लिश में होता था। तो उस समय फर्स्ट इंडियन जो है इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले तो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और सेकेंड इंडियन जो थे इंडियन सिविल सर्विस को क्रैक करने वाले वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है। हाँ, बाद में इनको इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक करने का बाद भी बाद में इनको सर्विस से डिसमिस भी कर दिया गया। तो डिसमिस करने के लिए तो एक तो यही कहा गया था कि इनका जो एज जो था जो मेंशन किए थे इन्होंने वहाँ पर, तो उस एज में कुछ ऐसा उन लोगों का कहना है कि ब्रिटिश का कहना है कि उस एज में उसने थोड़ा सा मिसलीडिंग किया है। तो मिसलीडिंग तो ऐसे नहीं किए थे। तो मतलब होता क्या है कि उस समय बहुत सारा इंडियन सोसाइटी में देखेंगे जब एज का काउंटिंग होता है, ठीक है, आप कितना साल का उम्र हुआ है, तो जनरली हम लोग अभी तो बर्थ डेट जिस दिन जन्म हुआ है उस अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो बहुत सारा इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि जिस दिन कंसीव होते हैं, दैट मीन्स जिस दिन जो बच्चा का जैसे कि पेट में जो होता है, जो प्रेग्नेंट जिस दिन होते हैं वीमेन, उस दिन से बहुत सारा सोसाइटी में काउंटिंग होता है उनका एज, उसी दिन से काउंटिंग करते। तो इस तरह का बहुत सारा सिस्टम है इंडियन सोसाइटी में। तो इसके कारण यहाँ पर इनका जो एज मेंशन किए थे वो मिसलीडिंग माना गया। ओके, उसके बाद जुडिशियल कुछ इरर वगैरह भी इनका वर्क में बाद में पाया गया बोल करके ब्रिटिश का कहना है। तो इनको वहाँ से जो डिसमिस कर दिया था बाद में उस सिविल सर्विस से। तो जो भी हो, तो वो लोग तो ऐसा ही चाहते ही थे, करना ही चाहते थे। तो इनको कहते थे बॉर्कमैन, इंडियन बॉर्क भी कहते थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को। ये बुक में नहीं लिखा इस चीज़, ठीक है। इंडियन बॉर्क कहने का मतलब जनरली बॉर्क किसको कहते, फुलिश को कहते, स्टूपिड पर्सन को कहते, ठीक है। तो ये ब्रिटिश लोग इनको ये कहते थे। और इनको सरेंडर नॉट बैनर्जी भी कहते थे ब्रिटिशर्स लोग। दैट मीन्स इंडियन बॉर्क के रूप में किसको जानते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को जानते हैं। और सरेंडर नॉट बैनर्जी किसको कहते थे, ये भी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को ब्रिटिशर्स सरेंडर नॉट बैनर्जी कहते थे। क्योंकि सरेंडर नॉट मतलब ये कभी हार नहीं मानते थे, और मानेंगे भी क्यों। ओके। और फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, दैट मीन्स पूरा इंडिया लेवल का एक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक मीटिंग जो ऑर्गेनाइज किया 1883 में कलकत्ता में, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किए। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इन्होंने कॉन्फ्रेंस इन्होंने वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए थे कलकत्ता में 1883 में। और वहाँ पर बहुत सारे इंडिया का डिफरेंट पार्ट से बहुत सारे लोग वहाँ पर अटेंड भी किए थे ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन का जो सीट जो है यहीं से उसका जो बीज बोने का काम यहीं से होते हैं। और 1885 में जो अलान ऑक्टेवियन ह्यूम जो है ये एक सिविल सर्वेंट थे, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्विस एग्जाम पास किए थे। इसी तरह से अलान ऑक्टेवियन ह्यूम ये रिटायर ब्रिटिश, दैट मीन्स ये ब्रिटिश थे, ठीक है, और ये एक इंडिया में सिविल सर्वेंट थे। तो इन्होंने 1885 में बम्बई में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, बम्बई में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। और उसी मीटिंग जो बम्बई में ऑर्गेनाइज किया, तो उसी मीटिंग के जरिए ही ये इंडिया का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन भी होते हैं।
और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्मेशन कराने का मेन मकसद क्या था, तो यहाँ पर अगर जनरली कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यह जनरली आंसर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं बोला जाता है। यहाँ पर A.O. ह्यूम, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम का ही नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ठीक है, तो A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन, इस पार्टी का फॉर्मेशन क्यों करना चाहते थे, वो तो ब्रिटिश थे। तो इसका जो मेन जो एम जो था कि ही फेल्ट, इनको ऐसा लगा कि यदि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल करके एक इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप कर देंगे तो इंडियंस लोग जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे तो कहने का मतलब यहाँ पर कि ऑल इंडिया लेवल में कोई भी नेशन वाइड रिवोल्ट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि किस चीज़ में सेटिस्फाई नहीं है इंडियन। ठीक है, इंडियन क्या चाहते हैं, वो लोग का डिमांड क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जाएगा। और इसके कारण क्या होगा कि कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पर इंडिया में नहीं होगा। तो इसीलिए यही सोच करके ये एक ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों ने सेटअप कर दिए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो भी प्रॉब्लम से, डिमांड से ब्रिटिश का सामने में पेश करेंगे इंडियंस। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट सुपरविजन में होगा। दैट मीन्स इसको पूरी तरह से निगरानी रखेंगे। तो ठीक है, वो लोगों ने ही फॉर्मेशन तो किया है, फॉर्मेशन में ब्रिटिश का भी यहाँ कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन में। तो वो लोग ने तो अपने तरह से सोचा कि अगर इसको फॉर्म करेंगे तो इंडिया में कोई भी रिवोल्ट होने से पहले ही हम लोग को पता तो चल जाएगा, क्योंकि पहले लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपना डिमांड वगैरह रखेगा, प्रॉब्लम रखेंगे। ठीक है, तो इसके जरिए हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उस अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करेंगे। तो सोचा था ये लोग ने यही था। अब होता क्या है बाद में, ठीक है, वो हम लोग कल देखेंगे। ओके बाबू, टेक केयर। गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने पढ़े थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ओके, और यहाँ पर आज बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन के लिए बॉम्बे में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे A.O. ह्यूम ने, जो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ये 28 to 30 दिसंबर 1885 को हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था? बम्बई का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और जिस मीटिंग में 72 डेलीगेट्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, ये लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किए। और प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन है? तो इसमें W.C. बैनर्जी है, वो ही उस मीटिंग को जनरली प्रिसाइड करने वाले व्यक्ति वही थे, W.C. बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी जिनका नाम है। ठीक है, और इसका साथ साथ आपका यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, और भी लोग थे। तो अब यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका जनरली 2 फेज है। दैट मीन्स 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ है ना, वहाँ से लेकर के 1905 तक का इस पीरियड में जितना भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्टिविटी वगैरह था, इनका जितना भी प्रोमिनेंट लीडर्स वगैरह थे, इन लोगों को मॉडरेट कहते थे। अर्थात ये लोग जो थे इस फेस को, इस टाइम पीरियड को मॉडरेट फेस कहते थे, 1885 to 1905। और इसी तरह से 1905 से लेकर के 1918 तक जितना भी कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रोमिनेंट लीडर थे, इन लोगों को रेडिकल्स या तो एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो, इन लोगों को एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, अर्थात इसको रेडिकल फेस कहते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मॉडरेट फेस जो था उसका बारे में। ठीक है, जो है 1885 to 1905 तक। तो मॉडरेट का लीडर्स थे जनरली गोपाल कृष्ण गोखले, जो
गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है। गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। और जैसे साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया में आए, तो इंडिया में आने के बाद इंडियन सोसाइटी के बारे में गांधी जी को उतना पता नहीं था, इंडियन मेंटेलिटी के बारे में उतना पता नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने ज़्यादा टाइम साउथ अफ्रीका में बिताए थे और इंग्लैंड में पढ़े थे, तो जनरली इनको इंडियन सोसाइटी के बारे में उतना पता नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को एडवाइस किए कि फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी जो है 1 ईयर तक पूरा इंडिया को विजिट करे, इंडियन सोसाइटी को समझे, उसके बाद जो है ब्रिटिश का अगेंस्ट में मूवमेंट वगैरह स्टार्ट करे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट का प्रोमिनेंट लीडर थे, जो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जिनका बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन जो सिविल सर्विस पास करने वाले इंडिया से ये सेकेंड पर्सन था। फर्स्ट था सत्येंद्रनाथ टैगोर और सेकेंड थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ओके, और इनको सरेंद्रनाथ बैनर्जी भी कहते थे ब्रिटिशर्स लोग। ओके, और इसी तरह से दादा भाई नौरोजी, ये जनरली आपका मॉडरेट का प्रोमिनेंट लीडर्स है, और भी है जिनका बारे में टोटल डिटेल में डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ ही प्रोमिनेंट लीडर्स का बारे में बता दिए। ओके, और ये जो लीडर्स है, इन लोगों को नरम दल भी कहते थे। और नरम दल क्यों कहते थे? क्योंकि ये लोग दिमाग से नरम थे। ठीक है, ज़्यादा गुस्सा इन लोग को नहीं आता था। कहने का मतलब ऐसा जस्ट एक मजाक के लिए बोल रहे, जो भी हो, दे वर डीपली इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न एजुकेशन। दैट मीन्स ये लोग जो थे ज़्यादातर वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित थे ये लोग। ठीक है, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट, दैट मीन्स स्वराज, ये लोग नहीं चाहते थे। ये लोग ब्रिटिशर्स पर फेथ करते थे। इन लोगों का विश्वास था कि ब्रिटिश जो है इंडिया में इन लोगों का बात सुनेंगे। ठीक है, और ये लोग इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, और ये लोग बिलीव करते थे प्रेयर एंड पिटिशन में। दैट मीन्स ये लोग वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, प्रोटेस्ट में बिलीव नहीं करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन में बिलीव नहीं करते थे, स्ट्राइक में बिलीव नहीं करते थे। दैट मीन्स इसीलिए तो इन लोगों का जो बिलीव था प्रेयर एंड पिटिशन में, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, सर ये कर दीजिए, इस तरह का जो पॉलिसी था इन लोगों का, इसलिए इन लोगों को नरम दल भी कहते। और इन लोगों का जो मेन डिमांड जो था वो था वेरी सिंपल था। आर्म्स एक्ट को अमेंडमेंट करने का इन लोगों का डिमांड था। दैट मीन्स आर्म्स एक्ट 1878 में पास हुआ था, जिसमें यही कहा गया था कि इंडियंस लोग आर्म्स प्रोसेस नहीं कर सकते, वेपन्स प्रोसेस नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, और ब्रिटिश रख सकते। तो इस लॉ को जो अमेंडमेंट करे, दैट मीन्स इसको सुधार करे, संशोधन करे, ये मॉडरेट का डिमांड था। और इसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट मीन्स इंडिया में जनरली ब्रिटिशर्स लोग प्रेस सेंसरशिप इम्पोज करते थे। कहने का मतलब कोई भी न्यूज़पेपर अपना आर्टिकल, दैट मीन्स न्यूज़ पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट उसको चेक करते थे थॉरोली, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई भी न्यूज़ होता है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाता था। दैट मीन्स अगर ऐसा होता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जितना भी इंडिया में डोमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, वो तो सामने में आएगा ही नहीं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, लोग अपना विचार रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म जो मीडिया ही देते, तो उसी पर प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया था इंडिया में। तो यहाँ पर मॉडरेट का जो लीडर्स लोग चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, पब्लिक में भी हो सकता है कि पब्लिकली भी हम लोग बोल सके। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंडिया में जो है अत्याचार करे तो उसके अगेंस्ट भी हम बोल सके, एक्सप्रेस कर सके, अपना विचार को एक्सप्रेस कर सके, चाहे पब्लिकली हो चाहे आपका प्रेस के जरिए हो। तो ये हम लोग को आज़ादी चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश से आज़ादी नहीं, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए हमको। ठीक, ये डिमांड इन लोगों को था। और इसी तरह से प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, वहाँ पर इन लोग का डिमांड था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। दैट मीन्स इंडियंस को भी प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी है। जैसे कि प्रेजेंट डे में पार्लियामेंट लॉ बनाती है पूरा इंडिया के लिए, और स्टेट का असेंबली लॉ बनाते हैं इसी तरह से पर्टिकुलर स्टेट के लिए। इसी तरह से उस समय भी प्रोविंशियल मतलब आपका प्रेजेंट डे का आप स्टेट का
तरह समझो, सेंट्रल मीन्स वो पूरा एक इंडिया का प्रेजेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह समझो। इस तरह से वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो होता था तो उसमें इंडियंस लोगों को भी इलेक्शन लड़ने का यहाँ पर प्रोविजन रखे। इंडियंस लोग भी इलेक्शन लड़के ये जितना भी आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका पार्ट इंडियन भी बन सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों का भी रोल रहे। ये डिमांड था मॉडरेट का। और इसी तरह से रिडक्शन ऑफ टैक्स जो है बहुत ही हैवी टैक्स इम्पोज करते थे ब्रिटिशर्स, तो उस टैक्स में भी रिडक्शन हो, ये भी डिमांड था। और चेंजेस इन इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स इकोनॉमी में कुछ गुड चेंजेस लाए जाए। रिफॉर्म मीन्स गुड चेंजेस ला जाए, ताकि यहाँ का जो इंडियंस जो है उनका बेटरमेंट हो, उनके लिए अच्छाई हो, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इस तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया जाए, इन लोगों का ये डिमांड था। किंतु ये सारा डिमांड को ब्रिटिशर्स ने इग्नोर कर दिए, कभी इन लोगों का प्रॉब्लम को सुना ही नहीं। और इसीलिए तो यहाँ पर इंडियंस लोग नाराज हो गए। तो इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे कि उस पॉलिसी से फेड अप हुआ था, प्रेयर एंड पिटीशन से। तो यहाँ कुछ ऐसा ग्रुप राइज होते हैं जो अब ब्रिटिश पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते, और मॉडरेट का जिस तरह का पॉलिसी था प्रेयर एंड पिटीशन का, उस पॉलिसी से भी अलग सेटिस्फाई नहीं थे, नाराज थे। तो अब नया ग्रुप आ जाते हैं, दैट मीन्स दूसरा फेस आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वो है आपका रेडिकल फेस भी कह सकते हो, या तो इसको एक्सट्रीमिस्ट फेस भी कह सकते हो, या तो आपको इसको कह सकते हो, इनका लीडर्स को गरम दल भी कह सकते हो। थोड़ा सा दिमाग से ये लोग जो है कि थोड़ा गुस्सेल है। ओके, तो इम्पोर्टेंट लीडर्स, इस रेडिकल फेस का इम्पोर्टेंट लीडर से लाल बाल पाल, ये एब्रीविएशन में कहते हैं, लाल बाल पाल, दैट मीन्स लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक, ठीक, ये प्रोमिनेंट लीडर्स से। और ये लोगों को गरम दल कहते थे। और ये लोग जो है, इन लोगों का फेथ नहीं था ब्रिटिश पर, इन लोगों का ट्रस्ट नहीं था ब्रिटिश पर, और होना भी नहीं चाहिए। और ये लोग चाहते थे सेल्फ रूल, दैट मीन्स स्वराज जो हिंदी में कहते हैं, ठीक है, दैट मीन्स ये लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे। और ये लोग बिलीव नहीं करते थे प्रेयर एंड पिटीशन में। तो बिलीव किस चीज़ पर करते थे? ये लोग बिलीव करते थे विगरस एजिटेशन पर, एजिटेशन हो यहाँ पर, ठीक है, स्ट्राइक हो, बॉयकॉट करना चाहते थे ये लोग ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का। और ये लोग मास डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन पर, स्ट्राइक पर ये लोग विश्वास करते थे, ठीक है। इस तरह का इन लोगों का पॉलिसी था, इसीलिए इन लोगों को गरम दल भी कहते। और यही गरम दल का जो मेन एक प्रोमिनेंट लीडर बाल गंगाधर तिलक, इनका एक फेमस स्लोगान जो है वो है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। दैट मीन्स ये जो स्वराज जो है, ठीक है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको हासिल करके ही रहूँगा। इनका ये एक स्लोगान जो है बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का टू फेस। इसके बाद थोड़ा सा घटना में कुछ चेंजेस होता है, उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू आप सबको। गुड इवनिंग बच्चों। सो हम लोग आज पढ़ रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, दैट मीन्स विभाजन करना, बंगाल का विभाजन करना। तो ये किए थे लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय ने। तो वाइसरॉय तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने किए थे ये 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में। तो ये उस समय का बंगाल जो था बहुत ही बड़ा था, दैट मीन्स ये एक लार्जेस्ट प्रोविंस था। तो प्रोविंस क्या है, आप में कंफ्यूजन आ रहा होगा। तो प्रोविंस मीन्स प्रेजेंट डे में इंडिया एक कंट्री है, तो उसको बहुत सारा स्टेट में, दैट मीन्स 28 स्टेट में, अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। उसी तरह से जो ब्रिटिश इंडिया जो था उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में जो डिवाइड किया हुआ था, तो उसको प्रोविंस कहते थे। और वो प्रोविंस, जो बंगाल वाला प्रोविंस जो था, वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, दैट मीन्स लार्जेस्ट प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि उस बंगाल में, जो इस बंगाल का प्रोविंस में इंक्लूड था प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल भी, और बिहार भी, उड़ीसा भी, और बांग्लादेश भी। तो डेफिनेटली ये लार्ज तो था ही एरिया, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट में। वो पार्ट है ईस्ट बंगाल
और ईस्ट बंगाल का जो पार्ट जो है प्रेजेंट का बांग्लादेश से, ठीक है। और बांग्लादेश जो है मैप में देखेंगे तो हम लोगों से ईस्ट में ही है वो, ओके। तो बांग्लादेश हो गया ईस्ट बंगाल, और इसी तरह से वेस्ट बंगाल जो हुआ उसमें प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल, और बिहार, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, ये एरिया वेस्ट बंगाल का पार्ट हुआ, ओके। नाउ अब ईस्ट बंगाल जो था इसमें ज्यादातर, दैट मीन्स बांग्लादेश हुआ ना ईस्ट बंगाल, इसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे, रिलीजन से मुस्लिम में। बांग्लादेश में अभी भी रिलीजन मुस्लिम है किंतु लैंग्वेज उसका बंगाली है, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहते थे, तो इसको सेपरेट किया रेस्ट ऑफ बंगाल से, ठीक है। और जो बांग्लादेश अलग कर दिया इसको, और इसको अलग करने के बाद आसाम का साथ मर्ज कर दिया। दैट मीन्स बांग्लादेश को अलग कर दिया बंगाल से, और इसको ईस्ट बंगाल कहा, और इसको आसाम का साथ मर्ज कर दिया, मिला दिया, ठीक है, ओके। और ये ईस्ट बंगाल जो है, बांग्लादेश जो है, उसमें था ज्यादातर आपका मुस्लिम पीपल। और इसी तरह से जो वेस्ट बंगाल जो हो गया, जिसमें आपका प्रेजेंट का वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा जो आते, ये सभी हिंदू मेजोरिटी वाला एरिया हुआ। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये टू रिलीजन को यहाँ पर डिवाइड करने के लिए, दैट मीन्स रिलीजियस बेसिस पर डिवाइड किया था लॉर्ड कर्जन ने, हिंदू और मुस्लिम में डिसयूनिटी लाने के लिए, ओके। अब रीजन क्या कहते हैं लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन ये थोड़ी ना कहेंगे कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए, डिसयूनिटी लाने के लिए हमने ये किया, ये तो नहीं कहेंगे। तो ये रीजन जो बताते हैं लॉर्ड कर्जन पार्टीशन का, दैट मीन्स डिवीजन का, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने में सुविधा हो। क्यों सुविधा हो? क्योंकि लार्जेस्ट प्रोविंस है ना, तो इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आसान होगा, ये इनका कहना था, ये लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। बट रियलिटी कुछ अलग था, एक्चुअल कारण कुछ अलग था। एक्चुअल कारण क्या था कि यहाँ पर जो है डिसयूनिटी लाना था हिंदू एंड मुस्लिम में, हिंदू एंड मुस्लिम में डिसयूनिटी लाना था। दैट मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम में डिसयूनिटी ला करके, फूट ला करके यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी एडॉप्ट करना था, किनको? ब्रिटिशर्स को। तो रियलिटी ये था, ओके। तो अब क्या हिंदू एंड मुस्लिम में क्या वाकई में पार्टीशन के कारण डिसयूनिटी हुआ? तो नहीं, डेफिनेटली नॉट। हाउएवर यूनिफाइंग, दैट मीन्स ये जो है, हाउएवर यद्यपि पार्टीशन तो कराया, फिर भी पार्टीशन के कारण डिसयूनिटी नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पर हुआ क्या है कि इसका अपोजिट हुआ कि लोगों में यूनिटी बढ़ने लगे, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम में और यूनिटी बढ़ने लगे, और हिंदू एंड मुस्लिम जो है आपस में राखी भी बांधने लगे। दैट मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो हिंदू एंड मुस्लिम आपस में राखी भी बांधे। तो राखी किसको बांधते? भाई को ना, जिसको भाई मानते उसको राखी बांधते। दैट मीन्स हिंदू मुस्लिम आपस में राखी बांधे ईच अदर में, कहने का मतलब ये लोग एक दूसरे को भाई भाई मानने लगे। दैट मीन्स और यूनिटी दिखाया, ठीक है। और कलकत्ता का बात करेंगे, कलकत्ता में लोग बेयर फुट, दैट मीन्स नंगा पैर स्ट्रीट पर शाउटिंग करने लगे, चिल्लाने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन किए, स्ट्राइक किए, प्रोटेस्ट किए गवर्नमेंट का, और शाउटिंग करने लगे वंदे मातरम का। तो वंदे मातरम का मतलब होता है जनरली माता, दैट मीन्स हमारा जो भारत माता जो है, ठीक है, उसको सल्यूट करना, उसको सलाम करना, उसको वंदना करना, ठीक है। तो इस तरह से नारा यहाँ पर लगाने लगे कलकत्ता में लोग, ठीक है। और ये पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि पार्टीशन तो ये लोगों ने कराया था डिसयूनिटी लाने के लिए, ये तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? तो यूनिटी तो आ ही गया, एक आपस में राखी बांधने लगे। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या मिला ब्रिटिश को? इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होता है, ठीक है। इंडिया में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। और इसी तरह से 16 नवंबर 1905 को पूरा इंडिया में जो बिजनेस वगैरह लोगों ने उस दिन पूरी तरह से स्टॉप किए, और उस दिन लोगों ज़्यादातर उस दिन को जो है एक मॉर्निंग, दैट मीन्स एक शोक का रूप में, ठीक है, ये उन लोगों का साथ बहुत ही खराब हुआ, इस तरह से इस दिन को ऑब्जर्व किए पूरा बंगाल का लोगों ने, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन जो लिखे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भी ये जो पार्टीशन के कारण इनको भी बहुत ही बुरा लगा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग कंपोज किए हैं,
बंगाल पार्टीशन के बाद। वो सॉन्ग था अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला, बंगाली में अमार का मतलब होता है हमारा, मेरा, सोनार बंगला दैट मीन्स ये सुन का, दैट मीन्स ओके गोल्ड का बंगाल, ठीक है। तो अमार सोनार बंगला इन्होंने एक सॉन्ग कंपोज किए और उसी सॉन्ग का जो फर्स्ट 10 लाइन्स जो है, उसी सॉन्ग का फर्स्ट 10 लाइन्स प्रेजेंट डे में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। प्रेजेंट डे में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है, ठीक है। तो इंडिया का भी नेशनल एंथम इन्हें लिखे। ओके, तो यहाँ पर अब पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंस बोले स्वदेशी एंड बॉयकॉट, ठीक है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बोलना भूल गए थे, थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों। ऐसे तो कल आप लोग का एग्जाम है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन टुमारो, है ना। आज हम लोग एक छोटा टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो चीनी भी तीता लगने लगता है ना। बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट टॉपिक है। तो बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट जनरली जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में होता है, बंगाल का पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 में, तो बंगाल का पार्टीशन के कारण लोग यहाँ पर बहुत नाराज हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़े भी है कि नाराज हो गए लोग और हिंदू मुस्लिम एक आपस में राखी भी टाई करने लगे। दैट मीन्स हम लोग भाई भाई है, इस तरह का मैसेज दिए ब्रिटिशर्स को कि हम लोगों को सेपरेट करने की कोशिश मत करो, किंतु किए तो है उन लोगों ने, है ना। तो इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण ही बंगाल में एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होते और ये जनरली 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का टाउन हॉल से ये अनाउंसमेंट होता है कि अब हम लोग स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये अगस्त 7 1905 कलकत्ता से शुरू होता है, ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो यहाँ स्वदेशी मतलब होता है ऑफ वंस ओन कंट्री, दैट मीन्स अपना देश का अपना। कहने का मतलब है कि इस स्वदेशी मूवमेंट के जरिए यहाँ पर हम लोग का लीडर्स ये मैसेज देना चाहते इंडियंस को कि इंडियंस लोग इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट को ही खरीदे, ठीक है। दैट मीन्स मेड इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको ही खरीदे। उस समय जनरली ज़्यादातर कपड़ा ही आता था इंग्लैंड से और हम लोग वो सस्ता भी होता था, उसी को खरीदते थे, ठीक है। हम लोग मतलब उस समय का जो इंडियंस लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैसेज दिया गया कि जितना भी महंगा हो फिर भी इंडियंस लोग इंडिया में बना हुआ कपड़ा को ही खरीदे और इंडियन कपड़ा हो या तो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट को ही खरीदे। यही होता है स्वदेशी, ओके। और इसीलिए बहुत सारा जो कपड़े का जो कारोबार करने वाले जो होते थे कि इंग्लैंड पे बना कपड़ा जो, ठीक है, विदेशी कपड़ा का व्यापार करते थे। तो ऐसे जो लोग जो है ये लोगों ने भी ये कपड़ा को जलाने का काम किया, ठीक है, दुकान वगैरह बंद किया। और इसी तरह से पूरी तरह से आपका फॉरेन गुड को भी बॉयकॉट किए। साथ साथ अगर कोई ऐसे इंडियन होते थे जो फॉरेन गुड्स को अगर इंडिया में बिक्री करते थे उस व्यक्ति तक को बॉयकॉट किए। दैट मीन्स बॉयकॉट में जनरली क्या क्या बॉयकॉट हुआ, नंबर 1 तो फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट किए लोगों ने, ठीक है। और इसी तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशन को भी बॉयकॉट करने का काम किए। स्कूल्स वगैरह जो है ब्रिटिश का द्वारा चलाया गया स्कूल्स वगैरह लोगों ने उस स्कूल से जाना मना कर दिए, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, ठीक है। और उन लोगों द्वारा बनाया हुआ जितना भी रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, इसको भी बॉयकॉट किया, ठीक है। तो बॉयकॉट हम लोगों ने किए। तो बॉयकॉट किए तो साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर उन लोगों का प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे, उन लोगों का इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर रहे, उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन को बॉयकॉट कर रहे। तो स्वदेशी तो अपनाना होगा। तो इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला और उस समय बहुत सारा इंडियन जो कटेज इंडस्ट्रीज वगैरह है वो भी डेवलपमेंट हुआ, वो फ्लोरिश भी हुआ। ओके,
नाउ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर ये देखिए कि मुस्लिम लोगों ब्रिटिश लोगों ने ये देखे कि पार्टीशन भी कराया बंगाल का, फिर भी ये लोग का डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, और लोगों ने यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिजल्ट ब्रिटिश को ये मिला कि बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च कर दिए, तो बहुत सारा लॉस हुआ उन लोगों को। ठीक है, बिजनेस में। तो अब वो लोग भी इस तरह से रुकने वाले कहाँ थे, फिर से ब्रिटिशर्स ने और एक नया पॉलिसी लेके आया। वहाँ पर क्या करते, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। दैट मीन्स यहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग कन्विंस करते हैं मुस्लिम लोगों को, और कन्विंस में ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय तो बड़ा पॉलिटिकल पार्टी एक ही था वो पूरा नेशन के लिए, इंडिया के लिए, वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स कन्विंस करते कुछ मुस्लिम को और कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदूज द्वारा डोमिनेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए मुस्लिम लोगों को अपना एक अलग सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना जरूरी है, जो मुस्लिम का इंटरेस्ट को सेव करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक है, इस तरह से कन्विंस करते मुस्लिम को। और 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, 1906 में ये सलीमुल्लाह खान, आगा खान और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों का, ठीक है, प्रेजेंस में एक पॉलिटिकल पार्टी, और एक पॉलिटिकल पार्टी बनता है इंडिया में, वो है द मुस्लिम लीग। ठीक है, वो बना 1906 30 दिसंबर। ओके, ये पॉलिटिकल पार्टी बनता है मुस्लिम लोगों के लिए। ओके तो ये मुस्लिम लीग जो है, अब पहले तो मुस्लिम लोग यहाँ पर पार्टीशन को अपोज कर रहे थे, तब ना जैसे ही 1905 में पार्टीशन कराया बंगाल का, हिंदू मुस्लिम ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए दोनों मिल करके, और राखी भी बांधने का काम किया ईच अदर में, हिंदू मुस्लिम में। ठीक है, हम लोग भाई भाई है ये दिखाने की कोशिश भी किए, मतलब पार्टीशन को अपोज किए। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग जैसे ही यहाँ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करवाया, ब्रिटिश द्वारा ही करवाया, उन लोगों को कन्विंस कराया, तो पार्टी फॉर्म करने के लिए उन्हीं लोगों ने। तो इस तरह से ये जो मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुआ। अब मुस्लिम लीग सपोर्ट करते हैं पार्टीशन को, जो बंगाल में जो पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसको सपोर्ट करने लगे मुस्लिम लीग, और साथ साथ एक सेपरेट इलेक्टोरेट का भी डिमांड करने लगे मुस्लिम लीग। सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब जैसे कि मुस्लिम लोगों के लिए जो इलेक्शन जब होगा, ठीक है ना, वो मुस्लिम लोगों के लिए जो एरिया भी अलग से होगा, साथ साथ वहाँ पर जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट जो होगा, मुस्लिम कैंडिडेट होंगे उस एरिया में, और वोट देने वाले भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एक सेपरेशन कराना इन लोगों का, ये जो ब्रिटिश ने बीज बो दिए कि हिंदू एंड मुस्लिम जो है कि दोनों एक साथ साथ नहीं चल सकते हैं, तो इस तरह से इन लोगों में एक हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दिया कि अब मुस्लिम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट का बात करने लगे। तो प्रेजेंट डे में अगर आप देखोगे तो कुछ सीट रिजर्व होता है, ठीक है ना, कुछ सीट रिजर्व होता है SC ST के लिए, किंतु जहाँ पर ST के लिए सीट रिजर्व होता है तो वहाँ कैंडिडेट तो ST ही वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, किंतु वोट देने वाले तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि ST ही वोट देंगे। ठीक है, सभी वोट देंगे, किंतु जब जिस एरिया जो ST के लिए सीट रिजर्व होता है तो उस एरिया से ST ही कैंडिडेट होंगे, इलेक्शन के ST ही लड़ेंगे। ठीक है, किंतु वोट देने वाले सभी होता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई भी हिंदू भी मुस्लिम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ST भी हो, SC भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ मुस्लिम के लिए एक सीट, मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व होना, और जहाँ पर मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व होगा उस एरिया में इलेक्शन जो लड़ेंगे कैंडिडेट वो भी मुस्लिम होंगे। ठीक है, इतना तक तो सही है। और वोट देने वाले भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, मुस्लिम ही मुस्लिम को ही वोट देंगे। इस तरह का ये डिमांड था ये आपका मुस्लिम लोगों का। ठीक है, तो ओके, आज के लिए बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इतना ही तक रखेंगे, और फिर से आप लोगों को वंस अगेन कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 1 मार्क का है ना। ठीक है, अच्छे से लिखो, सोच के लिखो, टाइम लो, जितना टाइम दिया है फुल कंज्यूम करो। ठीक है ना, तभी कहीं कन्फ्यूजन होगा तो उससे आंसर आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों। सो हम लोग नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया जो पढ़ रहे थे, और 1906 में मुस्लिम लीग
एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन होता है, वहाँ तक हम लोग ने पढ़ चुके थे। सो आज 1907 में हम लोग चलते हैं कि होता क्या है। तो 1907 सूरत स्प्लिट का मतलब डिवीजन। तो सूरत जो प्रेजेंट के गुजरात है, तो वहाँ पर हुआ क्या है 1907 में, उस पॉइंट को पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है। सो सूरत में कांग्रेस का सेशन हो रहा था। दैट मीन्स कांग्रेस का जो मीटिंग वहाँ पर था 1907 में। तो उस मीटिंग में, उस सेशन में एक रिजोल्यूशन, दैट मीन्स एक प्रस्तावना पास किया गया, और वो प्रस्ताव था आपका स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। ठीक है। स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक प्रस्तावना, दैट मीन्स एक रिजोल्यूशन पास किया गया सूरत में। ठीक है। और आप लोग को पता है 1905 से जनरली इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो फेज जो चल रहा है वो एक्सट्रीमिस्ट का चल रहा है, जिनको रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है। दैट मीन्स गरम दल का चल रहा है, दैट इन लोगों का डोमिनेशन चल रहा है कांग्रेस में 1905 से इधर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिजोल्यूशन जो पास कराया था, जनरली एक्सट्रीमिस्ट यही चाहते थे स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक रिजोल्यूशन पास कराना। दैट मीन्स इंडियंस लोग जो है स्वदेशी प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस दे, फॉरेन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करे, और इसी तरह से इंडिया का अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को बॉयकॉट करना है। तो यहाँ ये था जनरली एक्सट्रीमिस्ट का ये पॉलिसी था। ठीक है। तो मॉडरेट लोगों ने इसको अपोज कर दिए। तो मॉडरेट वो भी कांग्रेस का ही है, किंतु दोनों का विचार अलग अलग था। तो मॉडरेट ने इस रिजोल्यूशन को अपोज किए। तो जैसे ही अपोज किए तो यहाँ पर एक ओपन क्लैश होता है, दैट मीन्स दोनों में बहुत यहाँ पर विरोध होते हैं। दैट मीन्स दोनों पार्टी में, दैट मीन्स दोनों ग्रुप में, पार्टी नहीं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्लैश हो जाता है। क्लैश का मतलब आप लोग समझते होंगे, दोनों में बहुत बड़ा भिड़ंत हो जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो मॉडरेट है और एक्सट्रीमिस्ट है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक ही पार्टी, और दोनों का विचारधारा अलग था। किंतु अब 1907 से दोनों पूरी तरह से एक दूसरे का थोड़ा अपोनेंट जैसा काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर मॉडरेट जो है कांग्रेस में ही रह करके काम करते, और एक्सट्रीमिस्ट जो है ये लोग जनरली ये कांग्रेस का पार्ट भी न कह सकते उस समय, ये लोग आउटसाइड सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। ठीक है। कांग्रेस तो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट है वो भी, किंतु वो आउटसाइड सपोर्ट ही देते, क्योंकि इन लोगों का विचारधारा टोटली अलग था। ये लोग चाहते थे स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रिजोल्यूशन पास ये लोग कराए, किंतु अपोज कर दिया मॉडरेट ने, इसीलिए। ओके। तो यहाँ पर ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में फूट होता है, दैट मीन्स दोनों में डिवीजन होता है। ठीक है। ओपन क्लैश होता है 1907 में। ओके। इसी तरह से 1908 में देखेंगे बंगाल में खुदीराम बोस बंगाल का है। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी बंगाल का है। ये दोनों को वायलेंट नेशनलिस्ट का रूप में भी जाना जाता है। दैट मीन्स नेशनलिज्म जो है, फीलिंग ऑफ वननेस जो है, इसको ये लोगों ने जो एक्सप्रेस किए वो बहुत ही वायलेंट वे में किए। तो कैसे इन लोगों को हम लोग वायलेंट नेशनलिस्ट कहेंगे, क्योंकि ये लोगों ने बॉम्ब थ्रो करने का काम किए वो टू ब्रिटिश लेडीज पर ये लोगों ने बॉम्ब थ्रो किए। और ये जनरली इन लोगों ने उन लोगों को तो नहीं किए थे, 2 ब्रिटिश लेडीज को नहीं किए थे, एक जॉर्ज को किए थे। ठीक है। एक जॉर्ज को किए थे, मतलब इन लोगों का प्लान था मारना एक जॉर्ज को, ब्रिटिश जॉर्ज को। ठीक है। किंतु ये लोगों ने मिस्टेकनली उस जहाँ पर बॉम्ब थ्रू किए ये लोगों ने, तो वहाँ पर वो जॉर्ज मौजूद नहीं थे, 2 ब्रिटिश लेडीज थे। तो इसीलिए इसके बाद इन लोगों को जब अरेस्ट किया गया तो खुदीराम बोस को हैंग किया गया, फांसी दिया गया, और प्रफुल्ल चाकी अपने से सुसाइड करके मर गए। ठीक है। तो इन लोगों को वायलेंट नेशनलिज्म का टॉपिक से भी इस तरह से देखा जाता है, दैट इज वायलेंट नेशनलिस्ट भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने नेशनलिज्म को एक वायलेंट वे में वहाँ पर एक्सप्रेस किए। ठीक है। और इसी तरह से 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं इसको, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको ऑफिशियल वे में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 किए थे।
और इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म का नाम से भी जाना जाता है। और ये इसीलिए कि ये जो एक्ट पास कराने में जो इम्पोर्टेंट रोल है, मोर्ले जो सेक्रेटरी थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उस समय, और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे, मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्हीं लोगों का नाम में इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। कहीं कहीं मिंटो मोर्ले भी कहते होंगे लोग, किंतु मिंटो वर्ड को हम लोग आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि मोर्ले जो है वो पोस्ट में अगर देखेंगे तो मिंटो एक वाइसरॉय हुए सिर्फ इंडिया के लिए, और मोर्ले जो है वो ब्रिटिश का जो कैबिनेट जो है लंदन में उसका पार्ट है, तो उनका जो रैंकिंग जो है थोड़ा हायर है, इसीलिए मोर्ले को पहले रखा जाता है, तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट बोलो या तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलो, 1909 में जो पास हुआ, तो इस एक्ट का इम्पोर्टेंस यही है कि इस एक्ट पास करने के बाद, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्टेड मेंबर का नंबर को बढ़ाया गया, इलेक्टेड मेंबर का नंबर को बढ़ाया गया। तो पहले तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब समझिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहने का मतलब लॉ मेकिंग बॉडी है वो, ठीक है, वो कानून बनाने वाला एक बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, जो इंडिया के लिए जो कानून बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें इंडियंस का जो नंबर जो है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट होगी उसका नंबर बढ़ाया गया। ऐसे आपको कह दूं कि 1892 में भी इंडियन काउंसिल एक्ट था, और 1909 में भी इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो 1802 में ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसमें जनरली मेंबर जो था, ठीक है, मेंबर जो था 16 ही था, 16 था, और 1909 में इस मेंबर को बढ़ा करके 60 कर दिया गया, 60, ठीक है। और उनमें से 60 में से और 27 जो है इलेक्टेड होते थे, और बाकी जो है जनरली नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है। तो ये जो इलेक्टेड भी इस तरह से नहीं है कि जैसे कि प्रेजेंट डे में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए इलेक्ट होते हैं सब, तो इसमें तो सबको वोट देने का मिलता है, तो उसमें सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ जमींदारों द्वारा इलेक्टेड होते थे और कुछ इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा, तो मतलब इसका सिस्टम अलग था, ठीक है। सबको यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यहाँ पर राइट नहीं था। तो ये एक लंबा टॉपिक बनता है, इसी को लेकर के जनरली आधा घंटा 45 मिनट का एक टॉपिक बन जाता है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो जनरली आप तो क्लास 8 हो, तो यहाँ पर इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये जनरली IAS वगैरह जो करते हैं तो उन लोगों के लिए, ठीक है। तो बाद में ज़रूरत पड़े तो कभी हम इसके लिए अलग सा टॉपिक भी बना देंगे। तो यहाँ पर आप इतना याद रखो, बुक में लिखा नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि 1892 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर्स था, और यही मेंबर 1909 का एक्ट में बढ़ा करके 60 कर दिया, 60 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 1909 में ये भी कहा गया कि वो जो मेंबर जो है उनमें से 27 जो है इलेक्टेड होंगे। तो इलेक्टेड तो होंगे, ऐसे नहीं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए होंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल लोगों को ही वहाँ पर आपका वोट देने का अधिकार मिलेगा, किंतु जो भी हो इलेक्टेड होंगे। तो इलेक्टेड होंगे तो वो लोग लॉ मेकिंग में, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट हो गए, तो कानून बनाने में उन लोगों का भी रोल रहेगा, दैट मीन्स कानून बनाने में इंडियंस का भी रोल रहेगा, ठीक है। और इसी एक्ट जो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें मुस्लिम लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया गया। जैसे कि 1906 में जो मुस्लिम लीग पार्टी फॉर्म हुआ था, वो लोगों ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, ठीक है। और यही सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड जो है, ये इन लोगों को मिलता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट में, सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब सिंपल सा ये ऐसा ही है, जैसे कि प्रेजेंट डे में देखो, प्रेजेंट डे में भी SC के लिए, ST के लिए जब भी इलेक्शन होता है तो उनके लिए एक रिजर्व सीट होता है, ठीक है, उनके लिए रिजर्व सीट रहता है। तो रिजर्व सीट तो रहता है, रिजर्व सीट रहता है। सपोज मान के चलो कि हाजीपुर जो है असेंबली इलेक्शन में, मान के चलो एक वैशाली जो है, ठीक है, वैशाली में एक असेंबली इलेक्शन का टाइम में वैशाली जो है यहाँ एक ST के लिए ये सीट रिजर्व है सपोज करो, तो यहाँ से इलेक्शन जो कंटेस्ट करेंगे, जो कैंडिडेट जो होंगे वो सिर्फ, अगर SC के लिए रिजर्व होगा तो वो कैंडिडेट सिर्फ SC होंगे, किंतु वोट देने वाले लोग तो सभी होंगे,
ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये टोटली डिफरेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक अलग सा एरिया जो रिजर्व होगा, ठीक है, एक एरिया रिजर्व होंगे, ठीक है, जैसे कि मुस्लिम के लिए एक एरिया रिजर्व हो गया, और उस एरिया में और भी होंगे, हिंदू भी होंगे, ठीक है, क्रिश्चियन भी होंगे, किंतु वोट कम देंगे, सिर्फ मुस्लिम ही उसमें वोट देंगे, बाकी लोग वोट नहीं देंगे। यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही है कि एक यहाँ पर कि एरिया जो होगा सेपरेट एरिया रिजर्व किया जाएगा जनरली मुस्लिम के लिए, और वहाँ पर जो वोट देने वाले लोग जो होंगे मुस्लिम ही होंगे, और कैंडिडेट जो होंगे वो तो मुस्लिम ही होंगे, कोई बात नहीं, कैंडिडेट जो होंगे मुस्लिम हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु वोट देने वाले भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। मुस्लिम कैंडिडेट को वोट मुस्लिम ही देंगे, हिंदू नहीं देंगे, क्रिश्चियन नहीं देंगे। दैट मीन्स ये भी एक तरह से ब्रिटिश लोगों का सोचा समझा डिवाइड एंड रूल, दैट मीन्स कम्युनल वायलेंस लाने का एक जो सोचा समझा प्लान था, टारगेट था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, सो बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक गुड इवनिंग बच्चों। सो बहुत दिन बाद फिर से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर्स। ऐसा ही कुछ परिस्थितियाँ था, ठीक है ना, जिसके कारण ये वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए, तो बहुत दिन ऐसा ही गैप रहना पड़ा, तो हो जाता है कभी कभी, क्या करें, यही तो लाइफ है ना। सो जो भी हो, तो चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 का आंसर रहेगा बी, ओके, और 2 का आंसर रहेगा सी, ओके, और फिल इन द ब्लैंक्स में 1 का 1878, 2 का 1905, 3 का बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। एंड सॉरी 3 का रेडिकल्स, 3 में वो तो क्वेश्चन था ना, रेडिकल्स या तो एक्सट्रीमिस्ट लिख सकते हो। एंड 4 1909, और मैच द फॉलोइंग में आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। इस तरह से करके आपको ये जो सीक्वेंस में दिया हूँ, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैच कर दिया गया है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, ये आंसर रहेगा सी, ऑप्शन सी 1906। 2 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हाउ डीड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो है ये नेशनलिस्ट आइडियाज को डेवलप करने में किस तरह से हेल्प किया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जैसे कि रेडियो हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, लेटर्स हुआ, तो ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया, नंबर 1। दूसरा ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रेलवे का इंट्रोडक्शन किया ब्रिटिशर्स ने, इसके कारण पीपल को एक दूसरे में कांटेक्ट करने में ये इजी हुआ, ठीक है। एक दूसरे से लोग संपर्क करने लगे, संपर्क में आने लगे, और अपना फीलिंग्स आइडियाज वगैरह शेयर किए, जिसके जरिए लोगों में एक नेशनलिस्ट आइडियाज क्रिएट हुआ। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्ली सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का अर्ली सेशन के बारे में नोट लिखो बोल रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इतने लिख दिए कि कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन 20 दिसंबर 1885, ओके। एंड लीडिंग मेंबर्स कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, ओके। अर्ली सेशन ऑफ कांग्रेस गेव इम्पोर्टेंस ऑन प्रेयर एंड पिटिशन, ओके, गिव नहीं, गेव इम्पोर्टेंस ऑन प्रेयर एंड पिटिशन, ओके, डन, दिस मच इज इनफ। What do you understand by the two methods of struggle, स्वदेशी एंड बॉयकॉट? स्वदेशी एंड बॉयकॉट जो है, ये जो स्ट्रगल का 2 मेथड जो है, तो इससे आप क्या समझते हैं? स्वदेशी से क्या समझते हैं, बॉयकॉट से क्या समझते हैं? स्वदेशी का मतलब होते हैं कि स्वदेशी दैट मीन्स इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस देना,
ओके। और स्वदेशी मूवमेंट के कारण जो इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला, ठीक है। और इसी तरह से बॉयकॉट का मतलब होते है रिफ्यूज करना। रिफ्यूज करना मीन्स ब्रिटिश, दैट मीन्स इंग्लैंड में बना हुआ प्रोडक्ट को सेल करने से रिफ्यूज करना, उसको बाय करने से रिफ्यूज करना, और ये जो इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस को रिफ्यूज करना। और इसी तरह से थ्रू बॉयकॉट, जो है बॉयकॉट मूवमेंट के जरिए पीपल में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट किए, ब्रिटिश प्रोडक्ट को भी बॉयकॉट किए, ठीक है, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी बॉयकॉट किए। हु वाज एओ ह्यूम? What was his contribution in the national Indian national movement? तो ए ह्यूम कौन थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फर्स्ट आंसर इतना ही होगा, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ही वॉज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ओके। एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था ए ह्यूम का? तो ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो यही एक तो कंट्रीब्यूशन हो गया, ओके। दूसरा, ये तो लिखे नहीं ना, ओके। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ ऐड कर सकते हो, इस कंट्रीब्यूशन। उसमें हम ये लिखे नहीं यहाँ पर, तो आपको इस तरह से बता देता हूँ। दो his intention of the formation of Indian National Congress was different, but in course of time it created awareness, or it created the nationalist feeling among the Indians, and they united together and they fought for the independence, बोल के आप लिख सकते हो। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में राइट नोट ऑन द सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन इंडिया। सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का बात करेंगे तो राइटर्स होंगे, पोएट्स होंगे, ठीक है। इन लोगों का राइटिंग्स के जरिए, इन लोगों ने अपने राइटिंग्स के जरिए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिएट किए इंडियंस में, ओके। और इन लोगों का राइटिंग्स के जरिए आपका पैट्रियटिज्म का मैसेज, नेशनलिज्म का मैसेज, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म का मैसेज लोगों तक पहुंचा। और इसी तरह से स्कॉलर्स हुआ, ठीक है, विद्वान लोग जो होंगे, ठीक है, विद्वान लोग जो होंगे, राइटर्स लोग जो होंगे, इन लोगों ने अपना राइटिंग्स के जरिए और न्यू न्यू डिस्कवरीज के जरिए इंडियंस लोगों को ऐसा फील करने में, ये लोगों ने इंडियंस लोगों को ऐसा फील कराया कि हमारा कंट्री जो है, ठीक है, हमारा कंट्री जो है वो एक ग्लोरियस कंट्री था ही, ठीक है, जैसे सोने के चिड़िया जिसको कहा जाता था, ठीक है, हमारा पास्ट ग्लोरियस था, और हम लोग जो है एक महान देश में रहने वाले सिटीजन है। तो इस तरह का फीलिंग लोगों में क्रिएट करवाया। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, इसका डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, किस तरह से फाउंडेड हुआ, ओके। फाउंडेड इन 1885 में फाउंडेड हुआ, ठीक है। और ये फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये ठीक है, इस पॉइंट को तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप फाउंडेड इन 1885 लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसका फाउंडिंग मेंबर्स वगैरह कौन कौन थे वो चीज़ लिख दीजिए। तो फाउंडेड इन 1885 के बाद ये जो पॉइंट लिख रहा है, इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट टू मर्ज इन ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। फ्रॉम लेट 19th century and especially after 1920, under the leadership of Mahatma Gandhi, Congress became the principal leader of Indian national movement. महात्मा गांधी became the, अच्छा इसमें थोड़ा सा पॉइंट वगैरह कंफ्यूजिंग दे दिया है। नंबर 1 इतना लिखिए, फाउंडेड इन 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, ओके। और उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इन द बिगिनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स, ओके। And from the year 1905 onwards, it was dominated by the extremist leaders, okay. And extremist और moderate में क्या क्या डिफरेंस था, वो लोग का जो वर्किंग जो
आपका क्या बोलते हैं कि वो लोग का जो वर्किंग का जो तरीका जो था उसमें क्या डिफरेंस था, उस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, आफ्टर द अराइवल ऑफ द गांधी जी, 1915 से आप ऐड कर सकते हो। आफ्टर द अराइवल ऑफ द गांधी जी, द कांग्रेस वाज टोटली डोमिनेटेड बाय गांधी जी। ओके, एंड कांग्रेस स्टार्टेड वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी बोल के 3 पॉइंट में आप इसको 3 पॉइंट में इसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1885, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये लिख सकते हो कि फ्रॉम its formation 1885 to 1905, Indian National Congress was dominated by the moderates, okay, and इन लोगों का बिलीव या का बारे में लिख सकते हो। ये लोग बिलीव करते थे, ये लोग का फेथ था ब्रिटिशर्स में। और उसके बाद फ्रॉम 1905 टू 1918 द कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट, एंड इन लोगों का बारे में लिख सकते हो दे डिडंट हैव फेथ ऑन ब्रिटिशर्स, ओके, एंड दे वांटेड स्वराज बोल के यहाँ लिख सकते हो। एंड फ्रॉम 1915 onwards, when Gandhi ji came back to India, after the arrival of Gandhi ji in India, Indian National Congress was dominated by Gandhi ji बोल के फिर उस पॉइंट को यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ जो आंसर लिखे शायद ये उतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए आप वो पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। Who were revolutionaries? How did they function? Revolutionaries कौन लोग थे? Revolutionaries were those who believed in the use of violence for gaining India's independence. Revolutionaries were those, रिवोल्यूशनरीज वो लोग थे, ठीक है, जो लोग विश्वास करते थे वायलेंस पर। दैट मीन्स इंडिया का आज़ाद इंडिया, अगर हम लोगों को इंडिया का आज़ादी चाहिए तो वायलेंस के जरिए हम लोग आज़ादी ले सकते हैं, प्रेयर एंड पिटिशन से नहीं। गांधी जी का तरह का जो नॉन वायलेंट पॉलिसी के जरिए नहीं, इन लोगों का विश्वास ऐसे थे, ठीक है। दे फॉलोड द आइडियाज फ्रॉम रशियन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, और ये लोग ज़्यादातर इंस्पायर्ड थे रशियन रिवोल्यूशन से, फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक है। तो इसी तरह से दे किल्ड, ये जो टाइपिंग जो हो गया, एक्चुअली मैंने बोल के टाइप किए थे ना, थोड़ा सा बहुत मिसप्रिंट हो गया। दे किल्ड होगा, द किल्ड नहीं, दे किल्ड अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल एंड मैजिस्ट्रेट, दे किल्ड अनपॉपुलर यूएन, ठीक है, वो हो जाएगा। दे लूटेड आर्म्स एंड कमिटेड डेकोइटीज टू कलेक्ट मनी, और दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज सीक्रेट सोसाइटीज, ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा। हु वर द एक्सट्रीमिस्ट? एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग थे? A group of people within the Congress, most popularly known as Lal, Bal and Pal, were the extremists. How did they differ in their views from the moderates? तो moderate लोगों से ये लोगों का व्यू किस तरह से डिफरेंट था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, extremists didn't believe in Britishers, but the moderate they had belief on Britishers. एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये लोग स्वराज चाहते थे, मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट जो बिलीव करते थे बॉयकॉट में, स्ट्राइक में, डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है, बट जो मॉडरेट्स जो है ये लोग प्रेयर एंड पिटिशन में बिलीव करते थे। अब हॉट्स में देखिए, डू यू थिंक द पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्प्ड इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में, क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल का भी कंट्रीब्यूशन है? ठीक है, इसने हेल्प किया है, तो डेफिनेटली यस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो परिणाम, जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हुआ, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट हुआ। दैट मीन्स इंडियंस लोगों ने ब्रिटिश गुड को यहाँ पर बॉयकॉट कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, ठीक है, और इंडियन गुड्स को इम्पोर्टेंस दिया गया। और इसी तरह से हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे में राखी बनने का काम किया, यूनिटी शो करने के लिए। और कलकत्ता में लोग बेयर फीट भी चले और ये लोग ये शाउटिंग करते चले, वंदे मातरम बोल करके। दैट मीन्स इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल में डेफिनेटली इसका contribution the high. What according to you were the factors that gave rise to the revolutionaries? तो रिवोल्यूशनरीज लोग जो है जनरली, गांधी जी नॉन वायलेंस पर विश्वास करते थे, रिवोल्यूशनरीज लोग वायलेंस पर विश्वास करते थे। वायलेंस के जरिए ही हम इंडिया का आज़ादी
हासिल कर सकते हैं लोग, ऐसा विश्वास था रिवोल्यूशनरीज का। तो ये रिवोल्यूशनरीज लोगों का यहाँ पर जो अराइवल जो होते हैं, ठीक है, तो ये रिवोल्यूशनरीज लोगों का अराइवल होना, ठीक है, ये लोगों का राइज होना, इसका मेन कारण क्या होगा बोल रहे हैं। तो कारण यही है, मॉडरेट एंड रेडिकल जो है ये लोगों ने इंडिया में जो हम लोग का पॉलिटिकल गोल जो है, स्वराज हमको चाहिए, हम लोग को इंडिपेंडेंस जो चाहिए, वो हासिल नहीं कर पाए मॉडरेट्स एंड रेडिकल ने। तो इसका ये एक कारण है कि रिवोल्यूशनरीज लोगों को राइज हुआ। नंबर 2 रशियन रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने रशियन रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में जाने, तो ये रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन भी एक कारण है जो कि इंडिया में इस तरह का लोग जो वायलेंस पर विश्वास करते, इस तरह का लोगों को इंस्पायर किया और ये लोग उस तरह से काम करना शुरू कर दिए, जैसे कि रशिया में और फ्रांस में वहाँ का रिवोल्यूशनरीज लोगों ने काम किए। Western thought and ideas were also responsible for arousing the feeling of nationalism among Indians. Do you agree? Why or why not? Western ideas और thought भी responsible है इंडिया में नेशनलिज्म का फीलिंग क्रिएट कराने में, डेफिनेटली है। अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअलिज्म का, डेमोक्रेसी का, नेशनलिज्म का, लिबर्टी का, जस्टिस का, ठीक है, ये सभी तो वेस्टर्न थॉट है, ठीक है। तो यही थॉट जब हम लोगों ने पढ़े तब ना इंडियंस लोगों में भी, हाँ हम लोग ब्रिटिश का डोमिनेशन में है, तो इस तरह का फीलिंग हम लोगों में समझ में आया। तो डेफिनेटली है ही। तो वैल्यू कॉर्नर में क्या दे रहा है, रिवोल्यूशनरीज बिलीव्ड इन यूज ऑफ वायलेंस। हाँ, रिवोल्यूशनरीज तो वायलेंस पर बिलीव करते ही थे, ठीक है। इंडिया का इंडिपेंडेंस होगा तो वायलेंस के जरिए, ये बिलीव था रिवोल्यूशनरीज का। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है वायलेंस एंड किलिंग जो है ये परमिसिबल है for the fulfillment of noble cause such as independence of one's motherland? तो एक देश का आज़ादी के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि वायलेंस हो या तो किलिंग हो, क्या ये आपका परमिसेबल है? क्या ऐसा चीज को आप मान्यता दोगे? यही कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यही कहेंगे, दो वायलेंस एंड किलिंग डजंट साउंड गुड। वायलेंस हुआ, किलिंग हुआ, सुनने में ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बट इफ वी फोल्ड द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री का पेजेस को फोल्ड करेंगे, ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वहां वायलेंस नहीं हुआ, किलिंग नहीं हुआ। बहुत सारा वायलेंस और किलिंग होने के बाद ही तो रशियन रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद ही वहां पर एक बड़ा सा चेंजेस आया है। तो हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। किंतु दूसरा पॉइंट ये भी है, बट बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री वेयर गांधी जी वॉज बोर्न, हम लोग ऐसा कंट्री का सिटीजन है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ है, तो फिर हम कैसे वायलेंस और किलिंग को फिर हम लोग प्रमोट करेंगे? तो बात ये भी है, दोनों पॉइंट आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। कल से हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे, और ज़्यादा ऐसा है नहीं। और एक तो पब्लिक फैसिलिटी था, वो शायद सिविक्स में पब्लिक फैसिलिटी कुछ है नहीं, वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो अपना कंसेप्ट है, ठीक है। तो चैप्टर 12 कल से पढ़ेंगे, और ऐसे भी आपका एग्जाम है 15 को होगा SST, ठीक है। तो काफ़ी टाइम में, कोई बात नहीं, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, आराम से चलना है, ठीक है। थैंक यू बाबू।